मैं उस समय ब्योमकेश के साथ अपने पुराने मकान में रह रहा था। हमारी जिंदगी आमतौर पर बहुत सादी और व्यवस्थित चल रही थी। सुबह चाय, अखबार, थोड़ी बातचीत और फिर ब्योमकेश अपने अध्ययन में व्यस्त हो जाता। कभी कोई क्लाइंट आता, कभी कोई चिट्ठी पहुंचती और कभी हफ्तों तक किसी तरह का नया काम सामने नहीं आता। पर मैंने अनुभव से जान लिया था कि इस शांति के पीछे अक्सर किसी बड़े और उलझे हुए मामले का आगमन छिपा होता है। उस दिन भी सुबह का समय था। मैं खिड़की के पास बैठा अखबार पढ़ रहा था और ब्योमकेश अपनी परिचित तल्लीनता के साथ नोट्स लिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा एक युवा सज्जन खड़े हैं। उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। सलीके से कपड़े पहने, चेहरे पर थकान और चिंता की गहरी रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने बिना भूमिका के कहा, क्या यह ब्योमकेश बख्शी का घर है? मैंने उन्हें अंदर बुलाया और ब्योमकेश से परिचय कराया। उन्होंने संक्षेप में अपना नाम बताया, मयंक बाबू। वे कोलकाता के एक छोटे व्यापारी थे और पहली नजर में साफ झलक रहा था कि किसी गंभीर परेशानी से गुजर रहे हैं। ब्योमकेश ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, आपकी समस्या बताइए। मयंक बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, बात बहुत अजीब है ब्योमकेश बाबू। मैं जानता हूं कि शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। मेरी बहन राधिका, वह 6 महीने पहले गायब हो गई। मैं चौंक पड़ा। गायब होना? यह तो पुलिस का काम है। लेकिन ब्योमकेश ने शांत स्वर में पूछा, आप जरा विस्तार से बताइए, वे कहाँ गई थीं और पुलिस ने क्या कहा? मयंक बाबू ने बताया कि राधिका एक होनहार वनस्पति विज्ञानी थीं। उन्हें कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ी इलाके में दुर्लभ जड़ी बूटियों का अध्ययन करने का मौका मिला था। स्थानीय लोग उस जगह को सर्प पहाड़ी कहते थे, क्योंकि वहां सांपों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती थीं। राधिका वहां एक छोटी सी टीम के साथ गई थीं, 2 और शोधकर्ता और एक स्थानीय गाइड। पहले महीने तक सब ठीक चल रहा था, मयंक बाबू ने कहा। राधिका नियमित रूप से पत्र भेजती थीं। उनके शोध में अच्छी प्रगति हो रही थी, लेकिन फिर अचानक चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। जब मैं चिंतित होकर वहां पहुंचा तो पता चला कि वे अपने साथियों के साथ जंगल में गहराई तक गई थीं और वापस नहीं लौटीं। ब्योमकेश ने पूछा, पुलिस ने क्या किया? मयंक बाबू का चेहरा और भी उदास हो गया। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जंगल बहुत घना है और वहां जंगली जानवर भी हैं। उनका मानना था कि राधिका और उनके साथी शायद किसी दुर्घटना के शिकार हो गए। मामला बंद कर दिया गया। लेकिन आप इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हैं, ब्योमकेश ने कहा। बिल्कुल नहीं। मयंक बाबू की आवाज में दृढ़ता आ गई। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वहां कुछ और हो रहा है। देखिए यह। उन्होंने अपने थैले से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी चमड़े की जिल्द वाली थी और उस पर राधिका का नाम लिखा था। मयंक बाबू ने उसे खोलकर हमारे सामने रखा। पन्नों पर राधिका की साफ सुथरी लिखावट में नोट्स थे, पौधों के नाम, वैज्ञानिक विवरण, स्केच। लेकिन अंतिम कुछ पन्ने देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां अजीब अजीब ड्राइंग थे, आधे मानव, आधे सांप जैसी आकृतियां। कुछ चेहरे बने थे जिनकी आंखें विचित्र रूप से बड़ी थीं और त्वचा पर शल्क जैसे पैटर्न दिखाए गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात थी अंतिम एंट्री। उसमें लिखा था, डॉ मीनाक्षी ने मुझे सच दिखाया। मैं अब समझ गई हूं कि इवोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मानव और सर्प का संयोजन केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि विज्ञान की संभावना है। कल रात मैंने जो देखा वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन था। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। क्या यह सही है? क्या यह नैतिक है? मुझे वाक्य अधूरा था। उसके बाद के सारे पन्ने फाड़ दिए गए थे। ब्योमकेश ने बहुत ध्यान से डायरी का अध्ययन किया। फिर उसने पूछा, यह डायरी आपको कैसे मिली? यह उस गेस्ट हाउस में मिली जहां राधिका रुकी हुई थीं, मयंक बाबू ने कहा। जब पुलिस ने तलाशी ली थी तब यह उनके कमरे में बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। पुलिस ने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा और मुझे दे दी। और यह डॉक्टर मीनाक्षी कौन है? मैंने पूछा। मयंक बाबू ने कहा, यही तो रहस्य है। मैंने उस इलाके में काफी पूछताछ की। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि पहाड़ी के पास एक पुरानी हवेली है। कहते हैं कि वहां कुछ लोग वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, लेकिन वे बहुत गुप्त रूप से काम करते हैं। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है।
लेकिन एक बूढ़े आदिवासी ने मुझे बताया कि वहां एक महिला वैज्ञानिक हैं जिनका नाम डॉक्टर मीनाक्षी है। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, और भी कुछ? मयंक बाबू ने झिझकते हुए कहा, हाँ, एक बात और है। वहां के लोग उस पहाड़ी को लेकर बहुत अंधविश्वासी हैं। वे कहते हैं कि वहां सर्प देवी का वास है और जो भी उनके क्रोध का शिकार होता है वह इंसान से जानवर में बदल जाता है। पिछले 10 सालों में 23 लोग उस इलाके में गायब हो चुके हैं। सभी या तो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे या फिर आदिवासी वैद्य। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 23 लोग, ये तो कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। ब्योमकेश की आंखों में एक चमक आई, वही चमक जो किसी रहस्यमय मामले के सामने आने पर उभरती थी। उसने कहा, मयंक बाबू, आपकी बहन के गायब होने की बात तो चिंताजनक है ही, लेकिन यह डायरी और 23 लोगों का गायब होना, यह सब मिलकर एक बहुत गंभीर तस्वीर बनाता है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। मयंक बाबू की आंखों में आशा की किरण चमकी। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, हम कल सुबह ही निकलेंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ चलना होगा। और हाँ, यह यात्रा आसान नहीं होगी। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। मयंक बाबू ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर बोले, मैं आपका आभारी रहूंगा ब्योमकेश बाबू। मुझे बस अपनी बहन को वापस चाहिए। जब मयंक बाबू चले गए तो मैंने ब्योमकेश से कहा, यह मामला तो बहुत अजीब लग रहा है। मानव सर्प संयोजन, यह तो पागलपन जैसा लगता है। ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा, अजित, विज्ञान की दुनिया में कई बार जो असंभव लगता है वह संभव हो जाता है, लेकिन जब विज्ञान नैतिकता की सीमाओं को लांघने लगे तो वह खतरनाक बन जाता है। मुझे लगता है कि यहां कोई ऐसा ही प्रयोग चल रहा है, एक प्रयोग जो मानवता के लिए घातक साबित हो सकता है। उस रात मैं देर तक सो नहीं सका। बार बार राधिका की डायरी में बनी वे विचित्र आकृतियां मेरे सामने आती रहीं। क्या सचमुच कोई इंसान को इतना बदल सकता है? और अगर हां, तो क्यों? इन सवालों के साथ मैं करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि ब्योमकेश पहले से ही तैयार होकर नक्शे का अध्ययन कर रहा था। उसने कहा, हमें लगभग 8 से 9 घंटे की यात्रा करनी होगी। रास्ता कठिन है, इसलिए हल्का सामान ही ले चलेंगे। लेकिन हाँ, मेरा फोटोग्राफिक कैमरा और कुछ वैज्ञानिक उपकरण जरूर ले जाने हैं। दोपहर तक हम तीनों, मैं, ब्योमकेश और मयंक बाबू, स्टेशन से ट्रेन पकड़ चुके थे। यात्रा के दौरान मयंक बाबू ने हमें अपनी बहन के बारे में और बताया। राधिका बचपन से ही बहुत होशियार और जिज्ञासु थीं। उनकी रुचि हमेशा से प्रकृति में रही। विज्ञान में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे मयंक बाबू बोलते गए, मुझे लगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं। मैंने सीधे पूछा, मयंक बाबू, क्या राधिका जी स्वेच्छा से उस शोध में शामिल हुई थीं? मेरा मतलब है, क्या उन्हें पहले से पता था कि वहां क्या हो रहा है? मयंक बाबू की आंखें झुक गईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी आखिरी चिट्ठी में एक वाक्य था जो मुझे परेशान करता रहा। भैया, मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूं जो शायद विज्ञान की दुनिया को बदल दे, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। ब्योमकेश ने तुरंत पूछा, वह चिट्ठी आपके पास है? नहीं, मयंक बाबू ने कहा, वह चिट्ठी मैंने गलती से फेंक दी थी। उस समय मुझे नहीं लगा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। शाम ढलते ढलते हम एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। यहां से सर्प पहाड़ी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर थी। मयंक बाबू ने हमें बताया कि यहीं एक गेस्ट हाउस है जहां हम रुक सकते हैं। गेस्ट हाउस छोटा लेकिन साफ सुथरा था। मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें देखते ही लगा कि वे बहुत कुछ जानते हैं। जब हमने सर्प पहाड़ी का जिक्र किया तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। आप लोग वहां क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। वह जगह शुभ नहीं है, वहां जाने वाले वापस नहीं लौटते। ब्योमकेश ने शांति से कहा, हम एक लापता व्यक्ति को खोजने आए हैं। क्या आप हमें वहां के बारे में कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग ने चारों ओर देखा जैसे कोई सुन ना ले, फिर धीमी आवाज में बोले, सुनिए बाबू, मैं पिछले 40 सालों से यहां रह रहा हूं। उस पहाड़ी को लेकर हमेशा से अजीब कहानियां रही हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। लोग गायब हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे लौटे हैं जो जो पहले जैसे नहीं रहे। मतलब? मैंने पूछा। मतलब यह कि उनका व्यवहार बदल गया था। वे चुप रहते, लोगों से नजरें मिलाने से बचते। कुछ के शरीर पर अजीब निशान थे। एक आदमी तो
तो उसकी त्वचा ऐसी हो गई थी जैसे। बुजुर्ग रुक गए। जैसे क्या? ब्योमकेश ने आग्रह किया। जैसे सांप की खाल, बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जानता हूं यह पागलपन लगता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस आदमी की बाहों पर शल्क जैसे कुछ उभर आए थे। मैंने अविश्वास से ब्योमकेश की ओर देखा, लेकिन वह बहुत शांत था। उसने पूछा, और वह हवेली जहां डॉक्टर मीनाक्षी रहती हैं? बुजुर्ग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वह जगह शैतान का घर है बाबू। वहां जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन अगर आप जाने की ठान ही चुके हैं तो सुबह एक आदिवासी गाइड मिल जाएगा, मंगल। वही आपको रास्ता दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए, वहां से जो भी वापस आया है वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात हम तीनों ने अपने अपने कमरों में आराम किया, लेकिन मेरी नींद बार बार टूट रही थी। खिड़की से बाहर घने जंगल की ओर देखता तो ऐसा लगता जैसे अंधेरे में कोई हमें देख रहा है। एक अजीब सी हिसाहिसाहट की आवाज भी आती थी, शायद हवा की, शायद किसी जानवर की, या शायद कुछ और। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि ब्योमकेश पहले से ही तैयार था। उसने कहा, मंगल नीचे इंतजार कर रहा है। चलो, हमें जल्दी निकलना चाहिए। सूर्यास्त से पहले हमें वापस आ जाना होगा। नीचे पहुंचकर मैंने मंगल को देखा। वह एक लंबा तड़ंगा आदिवासी था, लगभग 50 की उम्र का। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। उसने हमें देखते ही कहा, आप लोग सर्प पहाड़ी जाना चाहते हैं? हाँ, ब्योमकेश ने कहा। मंगल ने कुछ देर हमें घूरा, फिर धीरे से बोला, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, वहां जो दिखे उस पर जल्दी विश्वास मत करना। सर्प देवी अक्सर माया फैलाती हैं। उसने अपनी कमर से एक छोटा सा आदिवासी प्रतीक निकाला, एक त्रिकोण जिसके बीच में सर्प बना था, और उसे हमारे सामने दिखाया। यह चिन्ह है चेतावनी का। जब भी यह दिखे समझ लीजिए कि खतरा पास है। हम चार लोग, मैं, ब्योमकेश, मयंक बाबू और मंगल, जंगल की ओर चल पड़े। शुरुआत में रास्ता काफी साफ था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े जंगल घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं इस तरह उलझी हुई थीं कि धूप भी मुश्किल से अंदर आ पाती थी। हवा में एक अजीब सी नमी और गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए तालाब की। लगभग 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद मंगल रुक गया। उसने एक तरफ इशारा किया जहां जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। ब्योमकेश तुरंत नीचे झुका और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ये मानव हड्डियां हैं, उसने कहा, लेकिन इनमें कुछ अजीब है। उसने एक हड्डी उठाई जो सामान्य से अधिक लचीली लग रही थी। देखो, यह हड्डी की संरचना सामान्य नहीं है, जैसे किसी ने इसे रासायनिक रूप से बदल दिया हो। मैं सिहर उठा। क्या यह किसी गायब हुए व्यक्ति के अवशेष थे? मंगल ने कहा, यहां बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं, लेकिन सबसे अजीब बात है, कुछ हड्डियां तो आधी मानव आधी सरीसृप की होती हैं। असंभव, मैंने कहा। नहीं अजित, ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा। अगर कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहा है तो यह संभव है। डीएनए को बदला जा सकता है, लेकिन यह अत्यंत खतरनाक और अनैतिक है। हम आगे बढ़े तो मंगल ने हमें एक छिपे हुए रास्ते की ओर ले जाया। वहां झाड़ियों के पीछे कुछ धातु के टुकड़े पड़े थे। ब्योमकेश ने उन्हें उठाकर देखा। यह प्रयोगशाला के उपकरणों के हिस्से थे। तो यहां सचमुच कोई वैज्ञानिक काम चल रहा है, उसने कहा। लेकिन यह सब जंगल में फेंका हुआ क्यों है? अचानक हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक हिसहिसाहट, लेकिन यह कोई सामान्य सांप की आवाज नहीं थी। यह बहुत तेज और लगभग मानवीय थी। मंगल तुरंत सतर्क हो गया। चुपचाप रहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कोई आ रहा है। हम सब झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ ही मिनटों में हमने देखा कि एक आकृति जंगल से गुजर रही है। पहली नजर में वह एक औरत लगी, लंबी काले और हरे रंग के कपड़े पहने। लेकिन उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे वह सरक रही हो, चल नहीं रही। और जब वह हमारे पास से गुजरी तो मैंने उसका चेहरा देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा तो मानव का था, लेकिन उसकी आंखें सांप की तरह थीं, पीली लंबी पुतलियों वाली। और जब उसने मुंह खोला तो मैंने एक फटी हुई जीभ देखी, जैसी सांपों की होती है। वह प्राणी हमारे सामने से गुजर गई। हम सब सांस रोके बैठे रहे। जब वह दूर चली गई तब मयंक बाबू की आवाज कांप रही थी। यह यह क्या था? मंगल ने धीरे से कहा। यही तो मैं आप लोगों को बता रहा था। जो लोग यहां आते हैं वे बदल जाते हैं। सर्प देवी उन्हें अपना रूप दे देती हैं। लेकिन ब्योमकेश ने सिर हिलाया। नहीं मंगल,
यह कोई देवी का काम नहीं है, यह विज्ञान है, विकृत, भयानक विज्ञान। किसी ने उस प्राणी के डीएनए में सरीसृप के जीन्स मिला दिए हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे खतरनाक रूप है। मैं अभी भी सदमे में था। लेकिन यह कैसे संभव है? और कोई ऐसा क्यों करेगा? ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा, अमृतत्व, अजित, अगर कोई सांप की रिजेनरेटिव पावर्स को मानव में ट्रांसफर कर सके, तो सिद्धांत रूप से मनुष्य की उम्र बढ़ाई जा सकती है। सांप अपनी त्वचा बदलते हैं, अपने घावों को जल्दी भर लेते हैं। कुछ सांप तो 50 से 60 साल तक जीते हैं। अगर यह क्षमता मनुष्य में आ जाए, तो मनुष्य अमर हो सकता है, मयंक बाबू ने कहा। लेकिन इसकी कीमत तो भयानक है। हम फिर से आगे बढ़े। रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। अचानक हमें एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह मदद की पुकार थी। एक कमजोर टूटी हुई आवाज, बचाओ मुझे। हम उस आवाज की दिशा में दौड़े। एक पुराने पेड़ के पास हमें एक व्यक्ति दिखा। वह जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ। जब हम पास पहुंचे तो देखा कि उसका आधा शरीर सामान्य था, लेकिन बाकी हिस्से पर हरे काले शल्क उग आए थे। उसकी आंखें आधी मानव, आधी सर्प की थीं। वह प्राणी बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं मैं डॉक्टर सुरेश था। मैं यहां रिसर्च के लिए आया था। डॉ मीनाक्षी ने उसने मुझ पर प्रयोग किया। मुझे बचाओ। ब्योमकेश उसके पास बैठ गया। डॉ सुरेश, आप मुझे बताइए। डॉक्टर, मीनाक्षी क्या कर रही है? वह हवेली में क्या हो रहा है? डॉ सुरेश की सांसें तेज चल रही थीं। वह नागों के डीएनए से मनुष्यों को बदल रही है। उसका मानना है कि यह इवोल्यूशन का अगला कदम है। लेकिन जो लोग यह प्रयोग झेलते हैं, वे ना तो मनुष्य रहते हैं, न सांप। वे एक विकृत रूप बन जाते हैं। कितने लोग वहां हैं? ब्योमकेश ने पूछा। 12 लोग, सब बंधक। कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद पागल हो गए हैं। कुछ की याददाश्त चली गई। और कुछ कुछ तो अब जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। डॉ सुरेश की आवाज कमजोर होती जा रही थी। राधिका, मयंक बाबू ने व्याकुलता से पूछा, क्या वहां राधिका नाम की कोई लड़की है? डॉ सुरेश की आंखों में पहचान की झलक आई। हां, राधिका। लेकिन वह अलग है। वह डॉक्टर मीनाक्षी की फेवरेट सब्जेक्ट बन गई है। उसने स्वेच्छा से प्रयोग स्वीकार किए। अब वह डॉक्टर मीनाक्षी की सहायक बन गई है। क्या? मयंक बाबू की आवाज में विश्वास और दर्द दोनों थे। मेरी बहन, वह इन प्रयोगों में शामिल है? डॉ सुरेश ने कराहते हुए कहा। डॉक्टर, मीनाक्षी, वह बहुत चालाक है। वह लोगों को इमॉर्टैलिटी का लालच देती है। कुछ लोग खुद ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वे परिणाम देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक डॉक्टर सुरेश के शरीर में ऐंठन आई। उसका मुंह खुला और उसमें से एक भयानक हिसहिसाहट निकली। उसकी आंखें पूरी तरह सांप की आंखों जैसी हो गईं। फिर वह बेहोश हो गया। ब्योमकेश ने उसकी नब्ज देखी। यह जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर है। हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। लौटते समय इसे साथ ले जाएंगे। मंगल ने कहा, हवेली अब दूर नहीं है, लेकिन सावधान रहिए। वहां चारों ओर निगरानी रहती है। हम आगे बढ़े तो लगभग आधे घंटे बाद हमें एक विशाल पुरानी हवेली दिखाई दी। यह एक पहाड़ी के किनारे बनी थी। ऊपर से देखने में यह एक साधारण परित्यक्त इमारत लगती थी, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी। ब्योमकेश ने अपना दूरबीन निकाला और हवेली को देखने लगा। देखो, उसने कहा, ऊपरी मंजिलों में तो साधारण कमरे हैं, लेकिन नीचे नीचे कुछ धातु के दरवाजे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि असली प्रयोगशाला भूमिगत है। तो अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने सोचा, हमें अंदर घुसना होगा, लेकिन सीधे नहीं। मंगल, क्या कोई पिछला रास्ता है? मंगल ने सिर हिलाया। हाँ, पीछे की तरफ एक पुरानी सुरंग है। कहते हैं कि यह हवेली के तहखाने तक जाती है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। हमें वही रास्ता अपनाना होगा, ब्योमकेश ने कहा। मंगल हमें पहाड़ी के दूसरी ओर ले गया। वहां चट्टानों के बीच छिपी हुई एक संकरी सुरंग थी। सुरंग का मुंह कई और लताओं से ढका हुआ था। मैं यहीं इंतजार करूंगा, मंगल ने कहा। आप लोग सावधान रहिए, और अगर सूर्यास्त तक वापस नहीं आए तो मैं मदद लेने जाऊंगा। हम तीनों सुरंग में घुस गए। अंदर घना अंधेरा था। ब्योमकेश ने टॉर्च जलाई। सुरंग की दीवारें नम थीं और हर तरफ एक अजीब सी गंध आ रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े।
लगभग 10 मिनट बाद सुरंग खुलकर एक बड़े से भूमिगत कक्ष में समा गई। यहां धुंधली रोशनी थी। हमने देखा कि यह कोई पुराना भंडार गृह था, लेकिन एक तरफ एक धातु का दरवाजा था जो आधुनिक लग रहा था। ब्योमकेश ने दरवाजे को ध्यान से देखा। यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, लेकिन शायद मैं इसे खोल सकूं। उसने अपने बैग से कुछ उपकरण निकाले और लॉक के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद एक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए तो सामने एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पर छोटी सी खिड़की थी। मैंने एक खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। अंदर एक व्यक्ति पड़ा था। उसका शरीर आधा मानव आधा सरीसृप का था। उसकी त्वचा पर शल्क थे और वह बेहोशी में कराह रहा था। दूसरे कमरे में एक महिला थी जिसकी आंखें सांप की थीं। वह दीवार से टकरा टकरा कर खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। तीसरे कमरे में दो लोग थे जो जमीन पर सरक रहे थे, बिल्कुल सांपों की तरह। मयंक बाबू की आंखों में आंसू आ गए। ये लोग, ये सब इंसान थे। हम आगे बढ़े तो गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कक्ष दिखा। यह एक पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशाला थी। यहाँ आधुनिक उपकरण, कंप्यूटर और कई टेबल थे जिन पर रासायनिक पदार्थ रखे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, कक्ष के बीच में एक बड़ा सा ग्लास चेंबर था। उसके अंदर एक महिला खड़ी थी। उसके कपड़े वैज्ञानिक जैसे थे, लेकिन उसकी आंखें भी सांप की तरह थीं। और उस महिला के पास एक परिचित चेहरा खड़ा था, राधिका। मयंक बाबू ने हाँफते हुए कहा, राधिका। लेकिन राधिका ने जब मुड़कर हमें देखा तो उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह हमारा इंतजार कर रही हो। भैया, उसने शांत स्वर में कहा, आप आ गए। मुझे पता था कि आप आएंगे। उसके बगल में खड़ी महिला, जो निस्संदेह मीनाक्षी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, स्वागत है ब्योमकेश बख्शी। मैं आपका इंतजार कर रही थी। ब्योमकेश ने शांति से कहा, तो आपको पता था कि मैं आऊंगा? डॉ मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, बेशक। जब मयंक बाबू कोलकाता गए तो मुझे पता था कि वे आपके पास जाएंगे। और मुझे यह भी पता था कि आप जैसा जिज्ञासु व्यक्ति इस रहस्य को सुलझाने जरूर आएगा। तो यह सब एक जाल था? मैंने कहा। बिल्कुल डॉक्टर, मीनाक्षी बोली। देखिए ब्योमकेश बाबू, मैं एक वैज्ञानिक हूं। मेरा काम इवोल्यूशन को अगले स्तर पर ले जाना है। सांप सबसे पुराने जीवों में से हैं। उनके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो मनुष्य के पास नहीं हैं। मैं केवल दोनों को मिला रही हूं। ब्योमकेश ने तीखे स्वर में कहा, आप लोगों को राक्षस बना रही हैं। यह विज्ञान नहीं, पागलपन है। डॉ मीनाक्षी की आंखों में गुस्सा चमका। पागलपन नहीं, यह दूरदर्शिता है। मनुष्य की उम्र सीमित है। वे बीमार पड़ते हैं। घाव भरने में समय लगता है। लेकिन अगर हम सांप के रिजेनरेटिव जीन्स को मिला दें तो मनुष्य लगभग अमर हो सकता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? मयंक बाबू ने पूछा। इंसानियत खोना? राधिका आगे बढ़ी। उसने अपनी बांह दिखाई जिस पर कुछ हरे शल्क उग आए थे। भैया, तुम नहीं समझोगे। मैंने स्वेच्छा से यह स्वीकार किया। अब मुझे दर्द नहीं होता। मैं जहर भी पी सकती हूं और मुझे कुछ नहीं होगा। यह एवोल्यूशन है। लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों में कहीं गहराई में डर भी था, जैसे वह खुद भी अपने निर्णय से डरती हो। ब्योमकेश ने कहा, डॉ मीनाक्षी, आपने अपने मेंटोर प्रोफेसर आशुतोष रॉय को क्या किया? डॉ मीनाक्षी की मुस्कान गायब हो गई। वह कमजोर निकले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स रोकने की कोशिश की। मुझे उन्हें रोकना पड़ा। मतलब आपने उन्हें मार दिया? ब्योमकेश ने कहा। नहीं, डॉ मीनाक्षी ने कहा, मैंने उन्हें अमर बना दिया। उसने एक बटन दबाया और लैब के एक तरफ की दीवार खुल गई। वहां एक ग्लास चैम्बर में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। वह ना तो मनुष्य था न सांप, बल्कि दोनों का एक भयानक मिश्रण। उसकी आंखों में कोई चेतना नहीं थी। प्रोफेसर रॉय, डॉबलान मीनाक्षी ने गर्व से कहा, मेरा सबसे सफल प्रयोग। वे अब 80 साल के हैं, लेकिन फिजिकली 40 के लगते हैं। हालांकि उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी प्रभावित हुई है। मयंक बाबू ने गुस्से में कहा, यह तो जीते जी मौत से भी बदतर है। अचानक प्रयोगशाला का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह पुलिस की वर्दी में था, इंस्पेक्टर पंडू। अच्छा काम डॉक्टर, उसने कहा। तीनों को पकड़ लिया। ब्योमकेश ने हैरानी से देखा, तो पुलिस भी इसमें शामिल है? इंस्पेक्टर पंडू हंसा। बेशक। डॉ
मीनाक्षी मुझे अच्छा पैसा देती हैं, और वैसे भी अगर उनका प्रयोग सफल होता है तो मुझे भी इमॉर्टैलिटी मिलेगी। ब्योमकेश ने शांति से कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत जल्दी खुलकर सामने आ जाएगा? इतने लोग गायब हो रहे हैं, कोई ना कोई जांच करेगा। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, इसीलिए तो मैं आपको यहां लाई हूं ब्योमकेश बाबू। आप एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव हैं। अगर आप गायब हो जाएं तो लोग यही सोचेंगे कि आप भी इस जंगल में कहीं खो गए, और फिर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक गाइड भी है, मैंने कहा। मंगल बाहर इंतजार कर रहा है। इंस्पेक्टर पंडू हंसा। मंगल? वह तो हमारा ही आदमी है। उसने आप लोगों को यहां तक पहुंचाने का काम किया है। मेरा दिल बैठ गया। तो हम पूरी तरह फंस गए थे। लेकिन ब्योमकेश के चेहरे पर अभी भी शांति थी। उसने कहा, डॉ मीनाक्षी, आप बहुत चालाक हैं, लेकिन एक गलती आपने कर दी है। कौन सी गलती? डॉ मीनाक्षी ने पूछा। ब्योमकेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। यह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। जो कुछ भी आपने अभी कहा, प्रोफेसर रॉय की हत्या, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और यह ऑटोमेटिकली मेरे एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को ट्रांसमिट हो रहा है। डॉ मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह असंभव है। मैंने सारी जगह सिग्नल जैमर लगा रखे हैं। ब्योमकेश मुस्कुराया। लेकिन यह डिवाइस एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जिसे आपके जेमर्स नहीं पकड़ सकते। और हाँ, मैंने कोलकाता से आने से पहले ब्रिटिश अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अगर मैं 24 घंटे में वापस नहीं लौटा तो वे यहां रेड करने आएंगे। इंस्पेक्टर पंडू ने अपनी बंदूक निकाली। तो क्या हुआ? हम अभी तुम तीनों को खत्म कर देंगे और सारे एविडेंस नष्ट कर देंगे। लेकिन तभी बाहर से तेज आवाजें आईं। दरवाजा टूटा और अंदर कई लोग घुस आए। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स और साथ में कुछ इंडियन ऑफिशियल्स भी। हैंड्स अप! एक ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा। इंस्पेक्टर पंडू और डॉक्टर मीनाक्षी चौंक गए। ब्योमकेश ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने पहले से इंतजाम कर रखा था। असल में मंगल हमारा आदमी नहीं, आपका आदमी नहीं, वह एक डबल एजेंट था जो पुलिस के लिए काम कर रहा था। उसी समय मंगल भी अंदर आया, लेकिन इस बार उसके साथ और पुलिस ऑफिसर्स थे। उसने कहा, माफ करना ब्योमकेश बाबू, मुझे आपको धोखे में रखना पड़ा, लेकिन यह जरूरी था। मेरा बेटा भी इन प्रयोगों का शिकार था। मैं बरसों से इन लोगों पर नजर रख रहा था। इंस्पेक्टर पंडू ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर्स ने तुरंत उसे धर दबोचा। डॉ मीनाक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी पकड़ी गई। राधिका वहीं खड़ी रो रही थी। मयंक बाबू उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। राधिका, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम घर चलो। लेकिन राधिका ने सिर हिलाया। भैया, मुझे नहीं पता कि क्या मैं फिर से सामान्य हो पाऊंगी। जो हो गया है वह। ब्योमकेश ने कहा, राधिका, आपने एक गलती की, लेकिन अब आप सच्चाई के साथ हैं। हम मेडिकल एक्सपर्ट से मिलेंगे। शायद कोई उपाय निकल सके। पुलिस ने डॉ मीनाक्षी और उनके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन 12 विक्टिम्स को भी बाहर निकाला गया। मेडिकल टीम उनकी देखभाल के लिए आ गई। जब हम बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ी पर पड़ रही थीं। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मंगल ट्रस्टवर्दी है? ब्योमकेश ने कहा, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब उसने हमें वह ट्राइबल सिंबल दिखाया तो मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। और फिर मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। अगर वह हमारे खिलाफ होता तो हम पहले ही पकड़े जा चुके होते। मयंक बाबू राधिका का हाथ पकड़े खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राहत भी थी। राधिका अभी भी शॉक में थी, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार कर रही थी। उस रात हम गेस्ट हाउस में रुके। अगली सुबह ब्रिटिश अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पूरा मामला सार्वजनिक किया गया। डॉन मीनाक्षी के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स, प्रोफेसर रॉय की हत्या और उन 23 लोगों का हिसाब, सब कुछ सामने आ गया। डॉ मीनाक्षी को उम्र कैद की सजा हुई। इंस्पेक्टर पंडू और उसके साथी भी जेल गए। उन विक्टिम्स के लिए एक स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी बनाई गई, जहां उन्हें धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश की जा रही थी। राधिका का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर समय रहते एंटीडोट दिया जाए तो पार्शियल रिवर्सल संभव है। राधिका के केस में चूंकि एक्सपेरिमेंट्स अभी शुरुआती स्टेज में थे, इसलिए उम्मीद थी। कोलकाता लौटने से पहले मंगल हमसे मिलने आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। ब्योमकेश बाबू, आपने मेरे बेटे को न्याय दिलाया। वह तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।
ब्योमकेश ने उसका हाथ पकड़ा। मंगल, तुम्हारी हिम्मत ने यह सब संभव बनाया। तुमने अपने बेटे की याद में बहुत से लोगों की जान बचाई। ट्रेन में बैठे हुए मैं बार बार इस पूरे मामले के बारे में सोच रहा था। कितना भयानक था यह सब। विज्ञान के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया गया। ब्योमकेश खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें नहीं लगता कि यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने मेरी ओर देखा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैंने कहा, डॉक्टर, मीनाक्षी की रिसर्च नोट्स का क्या हुआ? उसके सारे डेटा, फॉर्मूलों, प्रयोगों की पूरी जानकारी। ब्योमकेश की आंखों में चिंता की एक रेखा उभरी। यही तो मुझे भी परेशान कर रहा है अजित। पुलिस ने प्रयोगशाला से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। लेकिन मीनाक्षी इतनी चालाक है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने सारी जानकारी एक ही जगह रखी होगी। मयंक बाबू, जो हमारे सामने बैठे थे, बोले, लेकिन अब तो मीनाक्षी जेल में है। वह कुछ नहीं कर सकती। शायद, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन ऐसे प्रयोग, ऐसी खोज, यह कई लोगों को लुभा सकती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इमॉर्टैलिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम चुप हो गए। यह एक डरावना विचार था। कोलकाता पहुंचने के बाद हम सीधे अपने घर गए। मयंक बाबू राधिका को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका उपचार शुरू होना था। डॉक्टरों ने कहा था कि यह प्रक्रिया लंबी होगी, लेकिन आशा है अगले कुछ हफ्ते शांति से बीते। मैं और ब्योमकेश अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए, लेकिन ब्योमकेश कुछ बेचैन रहता। वह अक्सर अखबार में उस मामले की खबरें पढ़ता और कुछ सोचता रहता। एक दिन शाम को हम चाय पी रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मंगल खड़ा है। उसका चेहरा परेशान था। मंगल, मैं चौंका। तुम यहां? सब ठीक तो है? मंगल ने अंदर आकर कहा, ब्योमकेश बाबू, मुझे कुछ बताना है। बहुत जरूरी है। ब्योमकेश तुरंत सतर्क हो गया। बोलो मंगल। मंगल ने गहरी सांस ली। जब पुलिस ने वह हवेली खाली करवाई थी, तो मैं वहां कुछ दिन और रुका था। मुझे एक पुरानी डायरी मिली है, डॉक्टर। मीनाक्षी की पर्सनल डायरी। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो... क्या बातें? ब्योमकेश ने तुरंत पूछा। मंगल ने अपने झोले से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली। यह देखिए। ब्योमकेश ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा और गंभीर होता गया। अंत में उसने डायरी बंद की और मुझे देखा। क्या हुआ? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, डॉक्टर, मीनाक्षी अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीक्रेट सोसाइटी जो सेंचुरीज से एवोल्यूशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। उन्हें सरपा संघ कहा जाता है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मतलब? ब्योमकेश ने कहा, डॉक्टर, मीनाक्षी सिर्फ एक कड़ी थी। यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल। उनके पास पैसा है, प्रभाव है, और सबसे खतरनाक बात, उनके पास वैज्ञानिक ज्ञान है। मंगल ने कहा, और डायरी में यह भी लिखा है कि डॉक्टर, मीनाक्षी ने अपनी सारी रिसर्च की एक कॉपी किसी को भेज दी थी, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका काम आगे बढ़ा सकता है। ब्योमकेश ने डायरी का एक पन्ना खोला और पढ़ा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी रिसर्च व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने सब कुछ उसे भेज दिया है। वह मेरे काम को पूरा करेगा। सरपा संघ का उद्देश्य पूरा होगा। ह्यूमन एवोल्यूशन का अगला कदम जरूर उठेगा। मैं घबरा गया। तो कहीं कोई और व्यक्ति उन एक्सपेरिमेंट्स को जारी रख सकता है? बिल्कुल, ब्योमकेश ने कहा। और सबसे बुरी बात यह है कि डायरी में उस व्यक्ति का नाम नहीं है, केवल इशारे हैं। उसने फिर से पढ़ा। वह प्रोफेसर है, सम्मानित है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। कोई नहीं जानता कि वह सरपा संघ का सदस्य है। वह कोलकाता में ही है, हमारे बीच में, और जब सही समय आएगा वह सामने आएगा। मुझे ठंडा पसीना आ गया। तो कोलकाता में कोई प्रोफेसर है जो इन सब एक्सपेरिमेंट्स में शामिल है? ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, हाँ, और वह इतना चालाक है कि किसी को शक भी नहीं हुआ। हमें उसे ढूंढना होगा, और वह भी जल्दी। नहीं तो वह किसी और जगह, किसी और के साथ यह सब दोबारा शुरू कर देगा। मंगल ने कहा, मैं इसीलिए यह डायरी लेकर आया हूं। मुझे लगा कि पुलिस के हाथ में यह जाए तो शायद लीक हो जाए। लेकिन आप पर मुझे भरोसा है। ब्योमकेश ने उसका कंधा थपथपाया। तुमने सही किया मंगल। यह जानकारी अभी गुप्त रखनी होगी। अगर वह प्रोफेसर को पता चल गया कि हमें उसके बारे में पता है, तो वह गायब हो जाएगा। अगले कुछ दिन ब्योमकेश ने डायरी का गहन अध्ययन किया।
उसने कोलकाता के सभी प्रमुख प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाई जो बायोलॉजी, जेनेटिक्स या केमिस्ट्री से जुड़े थे। फिर एक एक करके उनकी बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया। मैं भी उसकी मदद कर रहा था। हम लाइब्रेरी जाते, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स देखते, पुराने अखबारों में खबरें ढूंढते। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। एक दिन ब्योमकेश ने मुझे बुलाया। अजित, देखो ये। प्रोफेसर देबेंद्रा बोस कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स पढ़ाते हैं। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे एक अजीब बात मिली है। क्या? मैंने पूछा। प्रोफेसर बोस ने 15 साल पहले एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था, रेप्टिलियन डीएनए और ह्यूमन इवोल्यूशन, ए थ्योरेटिकल स्टडी। उस समय इस पेपर को बहुत कंट्रोवर्शियल माना गया था और साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब जब मैं उस पेपर को पढ़ रहा हूं तो यह बिल्कुल वही कंसेप्ट्स हैं जो डॉ मीनाक्षी यूज कर रही थी। मेरी आंखें फैल गईं। तो क्या प्रोफेसर बोस? शायद, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन हमें कंफर्म करना होगा और हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अगर वह सचमुच वही है और उसे शक हो गया तो वह सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले दिन हम दोनों कैलकाटा यूनिवर्सिटी गए। प्रोफेसर बोस से मिलने का बहाना था कि हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं जेनेटिक्स पर। प्रोफेसर बोस ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। वे लगभग 60 साल के एक सज्जन व्यक्ति थे। सफेद बाल, मोटे चश्मे और बेहद शालीन व्यवहार। उन्होंने हमारा स्वागत किया और जेनेटिक्स के बारे में विस्तार से बात की। मैं ध्यान से उन्हें देख रहा था। वे बिल्कुल सामान्य प्रोफेसर लग रहे थे। कोई संदेह की बात नहीं थी, लेकिन तभी मैंने उनकी डेस्क पर एक फोटो फ्रेम देखी। उसमें प्रोफेसर बोस एक और व्यक्ति के साथ खड़े थे। मैंने पूछा, यह तस्वीर किसकी है? प्रोफेसर बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे पुराने सहयोगी प्रोफेसर आशुतोष रॉय के साथ है। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से वे 2 साल पहले गुजर गए। ब्योमकेश और मेरी नजरें मिलीं। प्रोफेसर आशुतोष रॉय, वही जिन्हें डॉक्टर मीनाक्षी ने मारा था। ब्योमकेश ने बहुत सहज तरीके से पूछा, आप उनसे बहुत करीब थे? प्रोफेसर बोस की आंखों में एक अजीब भाव आया। हाँ, हम दोनों एक ही विजन शेयर करते थे, इवोल्यूशन को समझना और उसे गाइड करना। लेकिन दुनिया हमारे आइडियाज को समझने के लिए तैयार नहीं थी। ब्योमकेश ने पूछा, क्या आपने कभी डॉक्टर मीनाक्षी के बारे में सुना है? वह भी प्रोफेसर रॉय की स्टूडेंट थीं। प्रोफेसर बोस का चेहरा एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड के लिए वे चुप रहे, फिर बोले, हाँ, मैंने सुना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला। विज्ञान की दुनिया में कभी कभी लोग सीमाओं को लांघ जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उनकी आंखों में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। हम वापस लौट आए। रास्ते में ब्योमकेश ने कहा, तुमने देखा, जब मैंने डॉक्टर मीनाक्षी का नाम लिया तो उनकी प्रतिक्रिया, वह नेचुरल नहीं थी। वे बहुत कंट्रोल्ड थे, जैसे पहले से तैयार हों। तो क्या वही है? मैंने पूछा। संभव है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए और हमें यह भी पता लगाना होगा कि क्या डॉ मीनाक्षी की रिसर्च उन तक पहुंची है। उस रात हम फिर से योजना बनाने लगे। ब्योमकेश ने कहा, हमें प्रोफेसर बोस के घर या ऑफिस में घुसना होगा। देखना होगा कि वहां कोई एविडेंस है या नहीं। लेकिन यह तो इलीगल है, मैंने कहा। मुझे पता है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अगर हम इंतजार करते रहे और वह कहीं और जाकर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दे, तो और कितने लोग मारे जाएंगे? मैं जानता था कि वह सही कह रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगली रात को हम प्रोफेसर बोस के घर के बाहर छिपे हुए थे। उनका घर साउथ कोलकाता के एक शांत इलाके में था। बड़ा सा पुराना मकान, चारों ओर बगीचा। हमने देखा कि प्रोफेसर बोस रात को 9 बजे घर से निकले। वे एक कार में बैठे और चले गए। यह हमारा मौका था। ब्योमकेश ने बहुत सावधानी से पिछले दरवाजे का लॉक खोला। हम अंदर घुस गए। घर बहुत सजा हुआ था, पुरानी पेंटिंग्स, किताबों की अलमारियां, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। हम धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर गए। वहां प्रोफेसर बोस का स्टडी रूम था। ब्योमकेश ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक लॉक्ड अलमारी दिखी। ब्योमकेश ने अपने टूल्स से उसे खोला। अंदर कुछ फाइल्स और नोटबुक्स थीं। ब्योमकेश ने एक नोटबुक खोली और पढ़ने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अजित, देखो यह। मैंने देखा, वह नोटबुक फुल ऑफ फॉर्मूलाज और डायग्राम्स से भरी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस पर डॉक्टर मीनाक्षी के सिग्नेचर्स थे। यह वही रिसर्च है, ब्योमकेश ने कहा। डॉ मीनाक्षी ने अपनी सारी जानकारी प्रोफेसर बोस को भेज दी थी। हम और फाइल्स देखने लगे।
एक फाइल में एक मैप था, किसी दूसरी जगह का। उस पर लिखा था न्यू लोकेशन, सेफ और सिक्योर। तो वह कहीं और जाकर यह सब फिर से शुरू करने वाले हैं, मैंने कहा। तभी नीचे से दरवाजे खुलने की आवाज आई। प्रोफेसर बोस वापस आ गए थे। हम तुरंत समझ गए कि हम फंस गए हैं। ब्योमकेश ने जल्दी से कुछ पेपर्स अपनी जेब में डाले और हमने खिड़की से बाहर देखा। नीचे काफी ऊंचाई थी। प्रोफेसर बोस की आवाज नीचे से आई, कौन है ऊपर? फिर सीढ़ियों पर पैरों की आवाज आने लगी। ब्योमकेश ने जल्दी से कहा, अजित, हमें कूदना होगा। नीचे बुशेस हैं, चोट ज्यादा नहीं लगेगी। तुम पागल हो, मैंने कहा। लेकिन प्रोफेसर बोस स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंच गए थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम दोनों ने खिड़की से छलांग लगा दी। नीचे बुशेस में गिरे। दर्द हुआ, लेकिन कोई बड़ी चोट नहीं आई। हम तुरंत उठे और भागने लगे। पीछे से प्रोफेसर बोस की आवाज आई, रुको, तुम लोग कौन हो? लेकिन हम भागते रहे। अंधेरे में हम एक गली में छिप गए। कुछ देर बाद जब हमें लगा कि सब सेफ है, तो हम एक टैक्सी पकड़कर घर लौट आए। घर पहुंचकर ब्योमकेश ने वे पेपर्स निकाले जो उसने जेब में डाले थे। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा। यह तो, उसने कहा, यह तो एक पूरी योजना है। प्रोफेसर बोस अगले महीने दार्जिलिंग के पास एक रिमोट लोकेशन पर जा रहे हैं। वहां उन्होंने एक सीक्रेट लैब सेटअप किया है। और देखो ये लिस्ट, उन्होंने ऑलरेडी 5 लोगों को रिक्रूट कर लिया है जो एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो हमें उन्हें रोकना होगा, मैंने कहा। हाँ, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन अब प्रोफेसर बोस को पता चल गया है कि कोई उन पर शक कर रहा है। वह सावधान हो जाएंगे। अगली सुबह हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन जब पुलिस प्रोफेसर बोस के घर पहुंची तो वे वहां नहीं थे। घर खाली था और वह सारे एविडेंस जो हमने देखे थे, सब गायब। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ब्योमकेश बाबू, बिना प्रूफ के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोफेसर बोस एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उन पर बिना ठोस सबूत के आरोप नहीं लगा सकते। ब्योमकेश निराश हो गया। वह भाग गए और अब वह कहीं और जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन तभी मंगल फिर से आया। उसके पास एक और जानकारी थी। ब्योमकेश बाबू, उसने कहा, मेरे गांव के एक आदमी ने बताया कि दार्जिलिंग के पास किसी ने हाल ही में एक पुरानी हवली खरीदी है। वहां बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण ले जाए गए हैं और गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर वहां काम करने के लिए बुलाया गया है। ब्योमकेश की आंखें चमक उठीं। यही है, प्रोफेसर बोस वहीं हैं, हमें तुरंत जाना होगा। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे, मैंने कहा। हमें प्रॉपर बैकअप चाहिए। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। सही कहा, मैं ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क करता हूं। इस बार हमें प्रोफेसर बोस को रेड हैंडेड पकड़ना होगा। अगले 2 दिन तैयारी में बीते। ब्योमकेश ने अथॉरिटीज को सारी जानकारी दी। एक स्पेशल टीम बनाई गई जो हमारे साथ जाएगी। तीसरे दिन सुबह हम दार्जिलिंग की ओर निकल पड़े। इस बार हमारे साथ 10 आर्म्ड ऑफिसर्स थे। मंगल भी हमारे साथ था क्योंकि वही उस इलाके को जानता था। यात्रा लंबी थी। रात तक हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां से वह हवेली लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वह हवेली पहाड़ी पर बनी है और वहां हमेशा पहरा रहता है। कोई पास नहीं जा सकता। ब्योमकेश ने योजना बनाई। हम रात को हमला करेंगे, अंधेरे में पहुंचना आसान होगा। रात के 2 बजे हम सब उस हवेली की ओर चल पड़े। पहाड़ी पर चढ़ाई कठिन थी, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जब हम हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि सचमुच बाहर गार्ड्स तैनात थे। ब्योमकेश ने ऑफिसर्स को सिग्नल दिया। उन्होंने चुपचाप गार्ड्स को ओवरपावर कर दिया। फिर हम हवेली के अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य बिल्कुल सर्प पहाड़ी वाली हवेली जैसा था। ऊपर सामान्य कमरे, लेकिन नीचे अंडरग्राउंड लैब। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। वहां एक बड़ी प्रयोगशाला थी और बीच में प्रोफेसर बोस खड़े थे, एक ग्लास चेंबर के सामने। चेंबर के अंदर एक युवक था जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। प्रोफेसर बोस, ब्योमकेश ने आवाज दी। प्रोफेसर बोस चौंक गए। उन्होंने मुड़कर हमें देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब शांति थी। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, मुझे पता था कि आप आएंगे, लेकिन आप समझते क्यों नहीं? ये सब मानवता के भले के लिए है। भले के लिए? ब्योमकेश ने गुस्से से कहा। आप लोगों को मॉन्स्टर्स बना रहे हैं। प्रोफेसर बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉन्स्टर्स? नहीं, यह इवोल्यूशन है। मनुष्य अपनी सीमाओं में जकड़ा हुआ है। हम उसे फ्री कर रहे हैं। हम उसे इमॉर्टल बना रहे हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या है? मैंने पूछा। उनकी मानवता।
प्रोफेसर बोस ने सिर हिलाया। ह्यूमैनिटी एक वीक कॉन्सेप्ट है। इवोल्यूशन में जो सर्वाइव करता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हम मनुष्य को स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहे हैं। तभी उन्होंने एक बटन दबाया। अचानक लैब में अलार्म बजने लगा और कई दरवाजे खुल गए, जिनमें से कुछ हाइब्रिड क्रिएचर्स निकल आए। वे लोग जिन पर पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ऑफिसर्स ने तुरंत अपनी गन्स निकाल लीं, लेकिन ब्योमकेश ने चिल्लाकर कहा, मत गोली चलाओ, ये सब पीड़ित हैं। वे क्रीचर्स हमारी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें सांपों जैसी थीं और वे हिसहिसा रहे थे, लेकिन मैं उनकी आंखों में कहीं गहराई में दर्द और कंफ्यूजन भी देख सकता था। प्रोफेसर बोस हंस रहे थे। देखा, ये है मेरी सेना। ये सब मेरे सबसे सफल प्रयोग हैं। लेकिन तभी उन क्रीचर्स में से एक रुक गया। उसने प्रोफेसर बोस की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, तुमने हमें यह क्या बना दिया? प्रोफेसर बोस का चेहरा बदल गया। तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस तो खत्म हो गई थी। वह क्रीचर धीरे धीरे प्रोफेसर बोस की ओर बढ़ा। मैं इंसान था। मेरा नाम राजेश था। तुमने कहा था कि तुम मुझे स्ट्रांग बनाओगे, लेकिन तुमने मुझे मॉन्स्टर बना दिया। दूसरे क्रीचर्स भी धीरे धीरे प्रोफेसर बोस की ओर मुड़ने लगे। उनमें भी कॉन्शियसनेस लौट रही थी। प्रोफेसर बोस घबरा गए। नहीं, तुम लोग मेरी बात सुनो। प्रोफेसर बोस घबरा गए। नहीं, तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा निर्माता हूं। लेकिन वे प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। पहला प्राणी, जिसका नाम राजेश था, वह प्रोफेसर बोस के बिल्कुल पास पहुंच गया। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने कहा। प्रोफेसर बोस पीछे हटने लगे। उन्होंने एक और बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। बस करो, ब्योमकेश ने कहा। तुमने काफी नुकसान कर दिया है। अधिकारियों ने प्रोफेसर बोस को पकड़ लिया, लेकिन वे प्राणी अभी भी वहीं खड़े थे, हमें घूर रहे थे। मैंने धीरे से उनकी ओर कदम बढ़ाया। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपकी मदद करने आए हैं। राजेश ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। विचित्र, क्योंकि आधी सांप की आंखें भी रो सकती थीं। मदद? उसने कहा। अब कोई मदद नहीं हो सकती। हम ना तो इंसान रह गए, न सांप। हम बस कुछ भी नहीं हैं। ब्योमकेश ने कहा। नहीं राजेश, अभी भी उम्मीद है। डॉक्टरों ने बताया है कि अगर समय रहते इलाज शुरू हो जाए तो कुछ हद तक सुधार संभव है। आप सबको अस्पताल ले जाया जाएगा। दूसरे प्राणियों में से एक महिला आगे आई। लेकिन क्या हम फिर से सामान्य हो पाएंगे? ब्योमकेश ने ईमानदारी से कहा। पूरी तरह शायद नहीं, लेकिन जीने लायक जरूर बन सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे। अधिकारी प्रोफेसर बोस को बाहर ले जाने लगे, लेकिन प्रोफेसर बोस चिल्लाए, तुम लोग नहीं समझते, यह सिर्फ शुरुआत थी। सर्प संघ का काम कभी नहीं रुकेगा। हम सब जगह हैं, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में, सरकार में। हमारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। ब्योमकेश ने शांति से कहा। शायद तुम सच कह रहे हो। शायद तुम्हारे और भी साथी हैं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम जैसे लोगों को रोकता रहूंगा। विज्ञान इंसानियत की सेवा के लिए है, उसे नष्ट करने के लिए नहीं। हमने उन सभी पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल मिलाकर 8 लोग थे जिन पर प्रयोग किए गए थे। उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। प्रयोगशाला को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सारे उपकरण, सारे दस्तावेज जब्त कर लिए गए। प्रोफेसर बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। वापस कोलकाता लौटते समय मैंने ब्योमकेश से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच यह सर्प संघ इतना बड़ा है? ब्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता अजित, लेकिन जो कुछ हमने देखा है, उससे लगता है कि यह केवल 2-3 लोगों का खेल नहीं था। शायद सचमुच कोई बड़ा संगठन है। तो क्या यह खतरा अभी भी बना हुआ है? मैंने पूछा। हाँ, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अब कम से कम लोग सचेत हो गए हैं। सरकार और चिकित्सा जगत अब इस तरह के प्रयोगों पर नजर रखेगा। और हाँ, हम भी सतर्क रहेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद हमने मयंक बाबू और राधिका से मुलाकात की। राधिका का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसके शरीर पर जो बदलाव आए थे, वे अब कम होने लगे थे। राधिका ने हमसे मिलकर कहा, ब्योमकेश बाबू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने न केवल मुझे बचाया, बल्कि इतने सारे और लोगों को भी बचाया। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुमने भी तो अंत में सही का साथ दिया। तुमने ही हमें बहुत सारी जानकारी दी थी, जिससे हम प्रोफेसर बोस तक पहुंच सके।
ये सच था। जब राधिका को अस्पताल में इलाज मिल रहा था, तब उसने धीरे धीरे डॉक्टर मीनाक्षी और प्रोफेसर बोस के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसकी जानकारी से ही हमें पता चला था कि प्रोफेसर बोस असली मास्टरमाइंड थे। मयंक बाबू की आंखों में आंसू थे। मेरी बहन वापस आ रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह ठीक हो रही है। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। अगले कुछ हफ्ते बहुत व्यस्त रहे। अदालत में मुकदमा चला। प्रोफेसर बोस और उनके सभी सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन सभी पीड़ितों के लिए एक विशेष चिकित्सा केंद्र बनाया गया, जहां उनका इलाज जारी रहा। मंगल अपने गांव वापस चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने हमसे कहा, ब्योमकेश बाबू, अगर कभी फिर से मेरी मदद की जरूरत हो तो बस आवाज दीजिए। मेरे बेटे की आत्मा को आपने शांति दी है। एक शाम जब हम दोनों अपने घर पर चाय पी रहे थे, तो मैंने ब्योमकेश से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस सर्प संघ के बारे में और जांच करनी चाहिए? प्रोफेसर बोस ने कहा था कि वे हर जगह हैं। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ अजित, मुझे भी यह चिंता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ठोस सुराग नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि सतर्क रहें, और अगर कभी फिर से कोई ऐसी घटना हुई तो हम तैयार रहेंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। शाम का समय था और कोलकाता की सड़कों पर रोशनी जलने लगी थी। तुम जानते हो अजित, यह मामला हमें बहुत कुछ सिखा गया है। विज्ञान एक ताकतवर हथियार है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए हो तो यह जीवन बचा सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। मैंने सिर हिलाया। सही कहा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो लोग ऐसा करते हैं वे अपने आप को सही ही मानते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी हो या प्रोफेसर बोस, दोनों को लगता था कि वे मानवता की भलाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्योमकेश ने कहा, यही तो सबसे भयानक है। जब कोई अपराधी यह मान ले कि उसका अपराध असल में धर्म है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर रात होने लगी थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। ब्योमकेश, मैंने कहा, तुमने जो शोध पत्र जब्त किए थे, उनका क्या हुआ? क्या सरकार ने उन्हें नष्ट कर दिया? ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। हाँ, सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन तुम जानते हो अजित, ज्ञान को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। शायद कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में यह जानकारी अभी भी है। हम बस इतना कर सकते हैं कि सतर्क रहें और आशा करें कि भविष्य में कोई फिर से इसका दुरुपयोग ना करे। कुछ महीने बीत गए। जीवन फिर से सामान्य हो गया। राधिका लगभग पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसके शरीर पर कुछ निशान रह गए थे, लेकिन वह फिर से स्वस्थ थी। उसने अपना शोध कार्य दोबारा शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार बहुत सावधानी के साथ। एक दिन मयंक बाबू हमारे घर आए। उनके साथ एक लिफाफा था। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, यह राधिका ने आपके लिए भेजा है। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था। प्रिय ब्योमकेश बाबू, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अमृता और शक्ति के लालच में मैं अपनी इंसानियत भूल गई थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि असली शक्ति हमारी मानवता में है, हमारी करुणा में है, हमारी नैतिकता में है। विज्ञान बेशक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी मानवीय मूल्यों की कीमत पर नहीं। मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपना जीवन उन लोगों की सेवा में लगाऊंगी जो उन प्रयोगों के शिकार बने हैं। मैं उनके इलाज में मदद करूंगी, उन्हें फिर से समाज में स्थापित करने में मदद करूंगी। धन्यवाद, राधिका। ब्योमकेश ने पत्र मोड़ा और मुस्कुराया। देखा अजित, हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। राधिका ने अपनी गलती से सीख लिया है। मैं भी मुस्कुरा दिया। हाँ, और शायद इसी में इस पूरे मामले का असली सबक है। गलतियां तो होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर सही रास्ते पर लौटना ही असली साहस है। उस शाम जब मयंक बाबू चले गए तो मैं और ब्योमकेश बरामदे में बैठ गए। आसमान में तारे निकल आए थे। तुम जानते हो अजित, ब्योमकेश ने कहा, यह मामला खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जड़ें अभी भी जिंदा हैं। सर्पसंघ के बारे में प्रोफेसर बोस ने जो कहा था वह शायद सच हो। तो क्या तुम सोचते हो कि फिर से कुछ होगा? मैंने पूछा। शायद, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम तैयार रहेंगे। और इस बार हम अकेले नहीं होंगे। अब सरकार भी सतर्क है, चिकित्सा जगत भी सावधान है। इस तरह के प्रयोगों को रोकने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मैंने आसमान की ओर देखा। कभी कभी मुझे लगता है
कि इंसान की महत्वाकांक्षा उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हम चांद तक पहुंचना चाहते हैं, हम बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं, हम मौत को भी हराना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी यह महत्वाकांक्षा हमें अंधा भी बना देती है। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि हम इंसान हैं। हमारी सीमाएं हैं और शायद यही सीमाएं हमें इंसान बनाती हैं। अमर होने की कोशिश में हम अपनी इंसानियत ना खो दें, यह सबसे जरूरी है। रात गहरी हो गई थी। हम दोनों अंदर चले गए। लेकिन सोने से पहले मैंने एक बार फिर सर्प पहाड़ी की उस डरावनी यात्रा के बारे में सोचा। वे विकृत प्राणी, वह भयानक प्रयोगशाला और सबसे बढ़कर वे लोग जिन्होंने विज्ञान के नाम पर इंसानियत को तार-तार कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद यह मामला हमारे लिए एक चेतावनी है, एक याद दिलाना कि विज्ञान की प्रगति जरूरी है, लेकिन नैतिकता की कीमत पर नहीं। हर खोज, हर आविष्कार का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि उसके विनाश के लिए। और जब मैं सोने लगा तो मुझे राहत महसूस हुई कि कम से कम इस बार हम समय रहते पहुंच गए थे। कम से कम इस बार हमने बुराई को रोक दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या सचमुच यह खत्म हो गया है? या फिर कहीं किसी अंधेरे कोने में कोई और प्रोफेसर बोस बैठा है, अगली साजिश की योजना बना रहा है? समय ही बताएगा। लेकिन जब तक ब्योमकेश बख्शी जैसे लोग हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, तब तक उम्मीद बाकी है। और इसी उम्मीद के साथ सर्प पहाड़ी के रहस्य की कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सतर्कता की, सावधानी की और सबसे बढ़कर मानवता की रक्षा की।